पढ़ेंगे क्या वो पढ़ेंगे वो होगा चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें हम देखेंगे कि आगे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी मतलब कि ये क्यों इसको क्वाड्रेटिक कहा जाता है। तो हमने पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल, जो शायद सेकेंड चैप्टर था, तो सेकेंड चैप्टर में हमने एक पॉलिनोमियल के बारे में जाना था। तो उस पॉलिनोमियल को कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जानते हैं। और वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है। जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे है, और यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब था तो उसमें क्या था, ये सिर्फ x के टर्म्स में दिया गया था, क्योंकि ये px है तो x के टर्म्स में दिया गया था, तो इसको पॉलिनोमियल ऑफ x बोलते थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ x बोलते थे। तो हमको भी यहाँ पे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो x में ही पढ़ना है। लेकिन इसकी मेन बात क्या है कि जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कोई वैल्यू देना शुरू कर देता है, किसकी वैल्यू देगा, x की वैल्यू देगा। क्योंकि हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। तो सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस हम क्या करते थे वहाँ बताते थे, और बाद में हम क्या दूसरा प्रोसेस ये निकालते थे, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए निकालते थे। तो उसका जो जीरोस फाइंड आउट करने का जो तरीका था वो कब हो पाता था, जब ये एक इक्वेशन के फॉर्म में दिखता था तब। इसका मतलब ये है, सीधी बात ये आप कह सकते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये कब इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, जब यहाँ पे ये कोई ना कोई x की वैल्यू देना शुरू करेगा, या फिर x के ऐसे वैल्यूज़ होंगे जिसको इसमें पुट किया जाए तो इस पूरे जो एक्सप्रेशन यानी जो पूरा पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। समझ में आ रही है बात। तो जब इस तरह का केस हो, यानी कि ज़ीरो लग जाए, इक्वल आके ज़ीरो हो जाए और x की कोई ना कोई वैल्यू आपको मिलनी शुरू हो जाए, तब इस तरह के कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन वो इक्वेशन में चेंज हो जाता है। और जब इक्वेशन में चेंज हो जाता है तो इसके वैल्यूज़ भी मिलने शुरू हो जाते हैं। कितनी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इक्वेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हमको सिर्फ और सिर्फ 2 ही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और जो वैल्यू मिलती है इनकी वैल्यूज़ को रूट्स कहा जाता है, ठीक है, इनको कहा जाता है रूट। तो अब पॉलिनोमियल में हम क्या पढ़ते थे, जीरोस पढ़ते थे, क्योंकि वहाँ पे भी पॉइंट क्या था कि जो जीरो निकलता था हम इसमें x में पुट कर देते थे, उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर देता था। तो वहाँ हम जीरोस के नाम से जानते थे। क्यों जानते थे, क्योंकि भाई वो एक हमारा क्या था, इक्वेशन नहीं था, सिर्फ हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन था। यहाँ अब क्या, अब यहाँ हम इसको रूट्स के नाम से जान रहे हैं, यानी कि हम ये वैल्यू डायरेक्ट फाइंड आउट कर ले रहे हैं, डायरेक्ट x की वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं। इस वजह से हम यहाँ पे क्या कहेंगे, इसको रूट्स कहेंगे। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है, पॉलिनोमियल में और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक को कहा जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो ax² + bx + c, जिसमें a क्या है, कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट है x² का, b क्या है, x का कोफिशिएंट है, और c जो है आपको एक तरीके का कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। इन तीनों से मिलकर ये बनता है। बात समझ में आ रही है। और देखिए जो पॉलिनोमियल में हमने किया था सेम वही काम यहाँ पे भी करेंगे। जो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या था, आप जीरोस फाइंड आउट करते थे, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, रूट्स फाइंड आउट करेंगे। जो तरीका उसमें हम अप्लाई करते थे वही तरीका इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे उसमें क्या था, उसमें भी क्या करते थे, इसका फैक्टर करते थे, यहाँ भी हम फैक्टर करेंगे, है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये तो मान लीजिए इक्वेशंस हो गए, वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये समझ लें कि क्या ये ज़रूरी है कि जो भी कोई गिवन इक्वेशंस होंगे वो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे कि नहीं होंगे। तो पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था कि आप ये जो आपको दिख रहा है ये वाला इक्वेशंस, इसमें जो ये x का पावर है यानी ये जो डिग्री है वो किस में होनी चाहिए। जैसे डिग्री है तो वो किस में हो, नेचुरल नंबर में हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर में हो, ठीक है। बात समझ में। हमारी जो डिग्री होगी वो किस में होगी, या तो नेचुरल नंबर में होगी या पॉजिटिव इंटीजर में होगी। ये मैंने बात क्यों कही, नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 हो सकता है, ठीक है। तो 1 2 3 इसके पावर्स 1 2 3 हो सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर इस वजह से कहा कि x का पावर 0 भी हो सकता है ना। तो यहाँ लास्ट में x का पावर 0 आएगा।
लेकिन हम चूँकि क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं, बधे हुए हैं, हमारा मैक्सिमम जो पावर होगा वो 2 ही होगा। ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 ही होगा। अगर इन केस वो किसी और पावर्स में आता है, 4 के पावर में, 6 के पावर्स में अगर आ जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करके 2 के पावर में ला के फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे लीनियर इक्वेशन में क्या करते थे, 1/x 1/y आता था, लेकिन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेट करके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बनाते थे, फिर उसको सॉल्व करते थे। तो कुछ इस तरह के भी प्रोसेस इसमें होंगे जो हम आगे उसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई कि इसमें ये A B C आपको कांस्टेंट मिलेंगे और इसका जो पावर होगा वो होगा। लेकिन मान लीजिए इन केस कभी ऐसा हो जाए कि इक्वेशंस इस तरह से दिए गए हों और वो दिखने में लग रहे हो कि भाई वो हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक हो, दिखने में लगे कि क्वाड्रेटिक है, लेकिन हम उसकी पहचान नहीं कर पा रहे कि क्या वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो उसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए मान लीजिए क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो हमको क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए उस तरीके से तो बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन बस आपको ये जानिए कि क्या नहीं होना चाहिए। होने के तो बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं, अब बहुत सारे प्रोसेस होने वाले को याद रखने से अच्छा है कि आप ये याद रख लें कि क्या नहीं होना चाहिए। तो बस आप इस केस को अगर आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर और इंटीजर, तो बस ये आप चीज़ अगर पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये बात आपको ध्यान है तो समझ लीजिए कि आपको आइडेंटिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहला तो आपको क्या चेक करना है कि उसका पावर कैसा है। ठीक है, पावर कह लीजिए या फिर डिग्री कह लीजिए। तो डिग्री या पावर में आप देखिए तो डिग्री जब भी होगी वो माइनस में नहीं हो सकती है, नेगेटिव डिग्री तो कभी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। नेगेटिव डिग्री का मतलब ये कि मान लीजिए किसी ने कह दिया a/x² प्लस bx और प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया और पूछा ये गया कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं। तो एक तो मान लीजिए ये भी तरीका हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि जो मिनिमम मैक्सिमम डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री 2 है। तो 2 के बाहर भी जब कोई आएगा तो वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए x³ प्लस 3x² प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपको दिख रहा है, क्या ये जो ये आपको एग्जाम्पल दिख रहा है, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या हो गया, 3 हो गया। समझ में आई बात? तो हम किससे देखें, डिग्री के बेसिस पे देखें तो हमको माइनस में नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ ये कि माइनस में नहीं मिलना चाहिए, उसके हिसाब से। सर तो दिख नहीं रहा, मैक्सिमम 2 के बाद क्या है? मैक्सिमम 2, जैसे डिग्री जो है मैक्सिमम 2 होगी ना उसकी। कोई भी चीज़ हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसकी मैक्सिमम डिग्री क्या होगी, 2 होगी। तो हम वो चेक कर लेंगे, लेकिन हमने देखा कि इसमें मैक्सिमम डिग्री क्या हो रही है, 3 हो रही है इस एक्सप्रेशन का, तो इस वजह से ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, है ना। पावर में अगर देखिए तो आपने चेक किया कि पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी मतलब x का पावर n नहीं होना चाहिए, और पावर फ्रैक्शन में भी नहीं होना चाहिए, ये भी समझ लीजिए। या फिर इसी को आप कर सकते हैं कि ऐसे, तो मतलब ये कि जब भी x का पावर आपको दिखेगा वो कंप्लीट नंबर में होगा, यानी कि नेचुरल नंबर में होगा या होल नंबर में होगा या फिर पॉजिटिव इंटीजर में होगा। तीनों की बात लगभग एक ही है, बस चूँकि इंटीजर और होल नंबर का यूज़ मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि उसमें 0 इंक्लूड है, नहीं तो नेचुरल नंबर ही कह देते काम ख़त्म हो जाता है। होल नंबर और इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो अब 0 को इंक्लूड करने के लिए ऐसा कह रहे हैं। और आप अगर डायरेक्ट बात कहना चाहते हैं, बाकियों का नहीं नाम लेना चाहते हैं, तो आप सिंपल कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, बस। उसमें 0 भी आ गया प्लस नेचुरल नंबर भी आ गया, है ना। तो एक चीज़ आप ये, तो ये 2 बातें जो है वो आप ध्यान रखेंगे। लेकिन कभी भी क्वेश्चन को करने से पहले ये नहीं है कि देखें और हमको देखने में पता चल गया कि हाँ भाई ठीक है तो वो हो गया। कभी कभी देखने से लगता है कि वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। और कभी कभी देखने से लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन फिर भी हमको देखने से, फिर जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो हमको नहीं देखने को मिलता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं
तो पहले पहचान कर लें, फिर उसके बाद से कैसे सॉल्व करना है वो जान लेंगे, तो क्वाड्रेटिक का पूरा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन में लगाना है। हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं और हम इसमें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि कौन सा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो अब इसको कैसे देखेंगे, ज़रा देखिए कि हम इसको कैसे समझेंगे कि अब ये जैसे दिया गया है x + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x - 5 का होल स्क्वायर, ये दोनों दिए गए हैं। तो अब इसमें हमको ऐसा नहीं है, देख रहे हैं आपको लग रहा है ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, भाई ओपन करेंगे तो स्क्वायर आएगा ही आएगा। तो अब ये नहीं आप समझेंगे कि हाँ इसको लिख दिया कि मैंने क्वाड्रेटिक, नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, a + b के होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे, ये आ जाएगा x² और प्लस 3 × 6x और प्लस 9 आ जाएगा इधर की तरफ। इसको जब आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² - 10x और प्लस 25, a² + 2ab और प्लस b² इधर से और a² - 2ab + b² मैंने इधर से ओपन कर दिया। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये x² इस x² से कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो बच क्या रहा है, x का पावर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, यानी कि अब ये जो है सिंगल यानी कि 1 डिग्री का आपको इक्वेशन बन गया, वो है ना, कि जिसकी डिग्री लीनियर इक्वेशन ये बन गया। तो जिसकी डिग्री 1 होती है लीनियर इक्वेशन होता है, तो वो क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन आपको बन गया। तो अब ये क्वाड्रेटिक तो नहीं कर सकते ना इसको, तो इस वजह से हम इसको नहीं कहेंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फिनिश हो गया। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में ज़रा देखिए, ये वाला क्वेश्चन है तो देखने से तो पहले अगर बच्चे देखें कि भाई यहाँ x³ है, तो देखें पहले का नहीं भाई दोनों में x³ है, तो x³ तो नहीं हो सकता है, लेकिन हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस x³ को इस x³ से कैंसिल आउट कर देंगे और ये वाली चीज़ इधर बच गई और ये इधर बच गई, इसको इधर ट्रांसपोज करके आपस में कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x² और मान लीजिए इधर आया तो ये आपका 5 सब्ट्रैक्ट कर देगा 4x हो जाएगा, ये -9 आके 12 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये देखिए आपको एक कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c के फॉर्म में दिख रहा है। तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अभी इसको देखिए तो इसके पहले हमने देखा था कि भाई डिग्री नेगेटिव हो जाएगी या फिर इस तरह से हो जाएगी। इसको हमने क्या देखा था कि नेगेटिव हो जाएगी या रूट में आ जाएंगे तो नहीं होगा। देखने से आपको लग रहा है ये भी रूट में, ये भी रूट में, ये भी रूट में है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसको एक बार सॉल्व करके ज़रूर देखेंगे। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपको x × x, ये x यहाँ है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे रूट गायब हो जाएगा, ऊपर प्लस हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। इसका अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या लिख लेंगे x² और ये +1, और जब इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, और फिर इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या होगा, बन गया। तो ये क्या हो जाएगा, x का इसमें मैक्सिमम पावर क्या आ गया, 2 आ गया, तो मीन्स दैट कि ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में चेंज हो गया। तो इसी वजह से जब भी हम क्वाड्रेटिक को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो हम उसको एक बार सॉल्व जरूर करें। देखने पे ज़रूरी नहीं है कि वो लगे कि यार ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, आप उससे देख के ना आइडेंटिफाई करें, ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, इस वाले क्वेश्चन में करेंगे तो x², इसको तो कुछ करना नहीं है, a² + b² + 2ab के फॉर्म में चेंज करेंगे तो इधर भी x², इधर भी x² है, ये पहले जैसा ही है। तो इस वजह से आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी नहीं है। तो आपने देखा 4 में ऐसे थे जो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आए, तो इसके बताने का मतलब यही था कि आप उसको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक, बात समझ में आ गई। जब आइडेंटिफाई हो गया कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका आपको रूट्स निकालना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि भाई रूट्स निकालेंगे ना। अभी तो पहले ये क्या था, आइडेंटिफिकेशन था। ज़रूरी नहीं था कि जो भी दिए गए इक्वेशंस हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है।
तो हमने क्या हुआ, आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जब आइडेंटिफाई हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो फिर उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, सॉल्व करने के लिए हमारे पास मेथड्स, ठीक है। तो कैसे, देखिए सॉल्यूशन हम निकालेंगे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जैसे अगर मैं कोई चीज़ मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया आपको, तो उसका हमको सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए यानी किसका, यानी x की वैल्यू निकालनी है। और x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। जनरली उसको अल्फा और बीटा से ही डिनोट करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी हमने उसके जो जीरोज जो थे वो अल्फ़ा और बीटा से डिनोट किए थे। यहाँ पे भी जो इसके रूट्स आएंगे वो अल्फ़ा और बीटा हम डिनोट करेंगे। तो अब ये कह सकते हैं कि ax² + bx + c अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके कितने रूट्स होंगे, वो 2 रूट्स होंगे। इसका रीज़न क्या है कि इसका x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2। सिंपल बात है, जैसे पॉलिनोमियल में था वैसे यहाँ पर भी। अब सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास मेथड है। सॉल्व करने के लिए कई मेथड्स हैं और जो मेथड चाहे आप वो यूज कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, फार्मूला बेस्ड, ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला बेस्ड क्यों, क्योंकि हमारे पास एक ही तरीका है इसको निकालने का। और वो कौन सा तरीका है कि आप इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। यानी आप इसका फैक्टर निकालेंगे। और फैक्टर जब निकालते हैं तो फैक्टर को निकालने के लिए ये 4 टाइप्स के मेथड समझ लीजिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर 4 तरीके का आपको नियम, 4 तरीके के नियम कर लीजिए, या फिर 4 तरीका आपके पास ऐसा है जिससे कि हम फैक्टर कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। जिसमें फर्स्ट आता है फार्मूला बेस्ड होता है, जैसे a² + b² + 2ab के फॉर्म में है, या फिर a² - 2ab + b² के फॉर्म में, या फिर a² - b² के फॉर्म में। तो इस तरह के जब आपको दिखेंगे तो आप वहाँ फार्मूला बेस्ड आप यूज़ करेंगे, ठीक है। और दूसरा आप क्या यूज़ करते हैं, दूसरा यूज़ करते हैं आप क्या, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिट का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कहाँ है ये, हिंदी लगा लिया है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, तो सेकंड वाला क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। थर्ड वाला जो है उसको बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड। और जो फोर्थ होता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक। रिमाइंडर बोलते हैं ना, रिमाइंडर मेथड है ना। और क्या बोलते हैं, रिमाइंडर ही तो बोलते हैं ना। हाँ वो नहीं, उसमें नहीं, रिमाइंडर मेथड ही तो बोलते हैं ना। हाँ, रिमाइंडर मेथड होता है, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। हाँ, रिमाइंडर थ्योरम बोलते हैं। तो फर्स्ट आपका फॉर्मूला हो गया, सेकंड जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया, थर्ड जो आपका कंप्लीट स्क्वायरिंग हो गया, फोर्थ जो हो गया रिमाइंडर थ्योरम हो गया। ये हम फैक्टर में 4 तरीके का मेथड पढ़ते हैं, लेकिन चूंकि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इन्हीं 3 फार्मूले से हमारा काम चल जाएगा। ये दरअसल मोस्टली यूज कब किया जाता है, जब क्वाड्रेटिक के बाद वाले पावर्स के आते हैं, जैसे इसका पावर 3 हो गया, पावर 2 हो गया, x का पावर 3, x का पावर 2, 4, 5, 2 कर 3, 4, 5, 7, इस तरीके से जब आता है तब हम वहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम का यूज करते हैं। तो चूंकि हमारा क्वाड्रेटिक है 3 से काम चल जाएगा, तो रिमाइंडर थ्योरम हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3 मेथड होगा, तीनों से ही हम क्या करेंगे, कर लेंगे। तो फार्मूला बेस्ड में भी आपको पता है 3 फार्मूले का, मोस्टली आपको 3 फार्मूले का यूज करना है। a² + b² + 2ab, ये वाला आपको यूज करना है। माइनस यहाँ लगा देंगे तो इसमें हो जाएगा, और एक आपको यूज क्या करना है, ये वाला, ठीक है, ये यूज करना है। ये
फॉर्मूले में हो जाएगा। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, आपको जो एक टेक्निक है मिडिल टर्म स्प्लिट वाली, तो वो जब एग्जांपल एक आपको लेंगे तो वो बताएंगे। कंप्लीट स्क्वायरिंग भी एक टेक्निक है, लेकिन ये आपको बताएंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ निकालेंगे। और इसी कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में ही हम एक रूल पढ़ते हैं जो नाम से पढ़ा जाता है, जिसको बोलते हैं श्रीधराचार्य रूल। श्रीधराचार्य रूल, श्रीधराचार्य रूल जो है हम कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड में ही पढ़ते हैं। दरअसल जो श्रीधराचार्य रूल है वो कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड का ही एक फॉर्म है, तो उस चीज़ को हम यहाँ पे जानेंगे। तो हमारे पास टोटल कितने 3 मेथड्स हैं इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है।